Hello everyone, how are you all? Let us now come to the very end of this solution chapter. There are few topics which I said I will discuss in the last of this ending of this chapter as extra points. ठीक है, सो आप इन चीज़ों को extra points heading दे दीजिएगा अपने notes के अंदर and then note down these things. सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है, एक टर्म होता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू एंट्रेंस एग्जामिनेशन, पर्टिकुलरली जेई एडवांस की बात करें, ठीक है ना, उसके अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीट एज वेल एज जेई मेंस के अंदर इसके बेसिक डेफिनेशन या इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ पूछी जा सकती हैं। देखो क्या है एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स होते क्या, पहले वो समझो। देखो मिक्सचर्स हम लोग बात करते हैं तो मान लो सबसे पहली चीज़, मान लो मैं दो कंपोनेंट ले रहा हूँ, ठीक है, उन दोनों को मैंने मिक्स किया। जनरली क्या होता है ना, इस तरह की चीज़ों को जो मिक्सचर्स बन जाते हैं उन्हें सेपरेट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट मेथड यूज होता है जिसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स। जो दो कंपोनेंट्स है उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स वो डिफरेंट होते हैं, जिसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, मान लो उस मिक्सचर्स को मैं अगर हीट करूंगा, ठीक है, बॉईल करूंगा, तो क्या होगा, उस वो मिक्सचर जब हीट होगा तो पहले वो कंपोनेंट सेपरेट हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, एंड जो बाकी रह जाएगा हमारा वो कंपोनेंट रह जाएगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। सो अकॉर्डिंगली वी कैन सेपरेट दीज मिक्सचर्स। बट एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स के पर्टिकुलरली अगर हम लोग बात करें, पहली चीज तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर में हम लोग बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ बाइनरी मिक्सचर्स की। बाइनरी मिक्सचर्स मतलब सिर्फ दो ही कंपोनेंट है, हम लोग ये मान के चल रहे हैं। दूसरी चीज, एजियोट्रोपिक मिक्सचर की मेन डेफिनेशन जो हो जाती है वो क्या होती है, सेम कॉम्पोजिशंस इन लिक्विड एंड वेपर फेस। इनका वेपर फेस में और लिक्विड फेस में कॉम्पोजिशन क्या होता है, सेम होता है, जिसके कारण वी कैन कॉल इट दैट they boil at constant temperature. In spite of having two different components, they might have different boiling points, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इन्हें एजियोट्रोप्स कहते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग टू डिफरेंट कंपोनेंट्स। अब इट्स कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको शुरुआत में बता रहा था, जनरली हम लोग मिक्सचर्स जो होते हैं उन्हें क्या बॉइलिंग पॉइंट की मदद से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बट एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते हैं जिन्हें आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से सेपरेट नहीं कर सकते। आ रही है बात समझ में? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो मिक्सचर्स को हम क्या कहते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स कहते हैं। जैसे एक जनरल सा एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, जब फर्मेंटेशन ऑफ शुगर करके, ठीक है, अगर उसमें से हम इथेनॉल का सेपरेशन करें तो उसके अंदर होता क्या है कि इथेनॉल एंड वाटर, ये दो कंपोनेंट्स होते हैं मेनली वहाँ पे। अब इथेनॉल एंड वाटर के कंपोनेंट्स को अगर आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से सेपरेट करना चाहो तो क्या है, हम लोग कर सकते हैं। शुरुआत में हम लोग काफ़ी देर तक वाटर रिमूव करते जाएंगे, कंसंट्रेटेड इथेनॉल मिक्सचर बनता जाएगा। एक समय ऐसा आ जाएगा जब 95% मान लो इथेनॉल है तुम्हारे गिवन मिक्सचर के अंदर एंड बाकी का रेस्ट परसेंटेज वाटर रह गया है मान लो। आफ्टर दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एट दिस 95% इथेनॉल मिक्सचर, आप आगे और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से अगर इसे सेपरेट करना चाहोगे, 100% इथेनॉल अगर आप अचीव करना चाहोगे तो वो हो सकता नहीं है, because at this 95% ethanol and 5% water, this mixture becomes an azeotropic mixture, जो एक ही particular boiling point पे क्या होगा, boil होने लगेगा। then how will you separate the different components? तो उसके जो दोनों components हैं वो एक ही particular temperature पे boil होने लगेंगे, so you will not be able to separate it using fractional distillation. So 95% ethanol अचीव होने के बाद में आप जो है उसे fractional distillation की मदद से सेपरेट कर सकते नहीं है। Such mixture compositions are known as एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स। अब एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स भी बेटा दो तरीके के होते हैं। कौन से दो तरीके के, देखो, एक को कहते हैं हम लोग मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और एक को कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ये क्या होते हैं डिटेल में अब हम लोग इसको स्टडी करते हैं। सो लेट अस सी द टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रोप्स। बेसिकली हम इन्हें दो तरीके से यहाँ पे क्लासिफाई करते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। First one, the minimum boiling azeotrope. They show positive deviation from Raoult's law. याद करो हमने Raoult's law पढ़ा था और उसके अंदर पॉजिटिव डेविएशन इन वेपर प्रेशर शो कर रहा था। एक चीज नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में हमने देखे थे, याद है, दो चीजें, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। सो वो सॉल्यूशंस जो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम Raoult's law शो करते हैं वो बेसिकली किस में आते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स जो होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे फ्रॉम Raoult's law। Whereas maximum boiling एजियोट्रोप क्या करेंगे, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम Raoult's law शो करेंगे। उनका वेपर प्रेशर जो है वो क्या रहेगा, लोअर देन द आइडियल वेपर प्रेशर, ठीक है, फॉर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब बात करते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप की। अगर अब आपको याद हो एक ग्राफ, इधर देखो हम लोग ने कुछ इस तरीके का, देखो एक ग्राफ देखा था
याद है, मोल फ्रैक्शन यहाँ पे नीचे था, इधर वेपर प्रेशर के टर्म्स थे। देन फॉर आइडियल सॉल्यूशन हमने कुछ इस तरह की चीज देखी थी, समथिंग लाइक दिस ग्राफ वी हैड सीन। थोड़ा बहुत मैं रफली बता रहा हूँ ये चीज, ये याद है, इस तरह का राउल्स लॉ का ग्राफ देखा था। वेरस पॉजिटिव डेविएशन के अंदर ग्राफ कैसा देखा था हमने, कुछ ऐसा देखा था, याद आया। सो दिस वाज द ग्राफ फॉर पॉजिटिव डेविएशन, कुछ इस तरीके से रफ में बता रहा हूँ। अब अगर आप याद करो तो पॉजिटिव डेविएशन में एक पॉइंट ऐसा आ रहा था जब वेपर प्रेशर, देखो ये हमारा पहला कंपोनेंट का मैक्सिमम वेपर प्रेशर है, प्योर कंपोनेंट का, ये दूसरे कंपोनेंट का प्योर का मैक्सिमम वेपर प्रेशर है। लेकिन जो हमारा जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है पॉजिटिव डेविएशन में किसी एक पॉइंट पे ऐसा हो रहा था कि इन दोनों के वेपर प्रेशर से ज्यादा है और एक मैक्सिमम वैल्यू है। देखो कोई एक पॉइंट ऐसा मैं मान सकता हूँ यहाँ पे होगा। अब वो पॉइंट पे जो कंपोजिशन होगा, यहाँ पे याद करो मोल फ्रैक्शन कंपोजिशन हमने बताए थे इधर। सो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो भी कंपोजिशंस होंगे तुम्हारे कंपोनेंट्स ए एंड बी के, दैट कंपोजिशन इज योर द कंपोजिशन ऑफ योर एक्सोट्रोपिक मिक्सचर। बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ, देखो एट सम कंपोजिशन, कोई एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम है, देखो यहाँ पे मैक्सिमम अचीव हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू पे हम लोग नहीं दिए, एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम, बिकॉज वेपर प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा सॉल्यूशन का, मिनिमम हो गया होगा, बिकॉज वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो ये कंपोजिशन जो होता है ना, इस कंपोजिशन को हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ योर एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। कौन सा, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप का। क्लियर है ये चीज, बड़ी सिंपल सी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग में। बेटा जो लोग इंजीनियरिंग में आगे जाके करने वाले होते हैं उनके फर्स्ट ईयर के अंदर ही ये टॉपिक को बहुत डिटेल में आगे कंपोजिशंस के लिए स्टडी किया जाता है। अभी हमारे लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन काइंड ऑफ चीजें दी हुई है, बेसिक चीजें दी हुई है, ये कंपोजिशंस निकालना एंड एवरीथिंग फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर भी सिखाया जाता है। समझ में आ रही, तो काफी अच्छी चीज है डिटेल में देखना चाहे तो। बट अभी के लिए आपको ये समझना है कि एज़ोट्रोपिक मिक्सचर जो है ये टर्म क्या है। सो ये एक ऐसा कंपोजिशन पे एज़ोट्रोपिक मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोपिक मिक्सचर बनता है जहां पे vapor pressure of the new solution is basically high, more and actually maximum compared to the two components, and therefore the boiling point will be minimum, और इसीलिए इसे minimum boiling azeotrope कहा जाता है। At this point boiling point of solution is less than the boiling point of both the components। समझ में आ गई बात, ये पूरा ओवरऑल पिक्चर समझ में आ गई। काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, थ्योरेटिकल एमसीक्यूज इस टॉपिक से बनते हैं, आपको याद रखना है ये। अब देखो मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप पे पहला पॉइंट हम देख चुके थे, दूसरा पॉइंट एट सम पॉइंट, इस बार क्या होगा, वेपर प्रेशर मिनिमम होगा एंड देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम अचीव होगा, इसलिए मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप कहते हैं। At this point boiling point of solution is more than the boiling point of both the components। जो भी दोनों components हैं हमारे बाइनरी सॉल्यूशन के, उन दोनों components के boiling point के कंपैरिजन में हमारा जो एज़ोट्रोपिक मिक्सचर जो बनाया है हमने, एक पर्टिकुलर कंपोजिशन बना के दोनों components को मिक्स किया, तो वो जो कंपोजिशन है उस कंपोजिशन पे boiling point क्या होगा, more than both the components। That mixture is known as maximum boiling azeotrope। Very important thing, एक बार अच्छे से इसे रीड करना, समझना, नोट करो इन चीजों को, एंड देन ट्राई टू रिमेंबर दीज थिंग्स प्रॉपर्ली। ऑलराइट, सो ये दोनों डिफरेंस हो गए हमारे मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप के बीच में। नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप के अंदर मान लो जैसे यहाँ पे हम लोग दो कंपोनेंट्स लेते हैं, बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं, हमें पता है बाइनरी सॉल्यूशन में मान लो कंपोनेंट ए एंड बी दो कंपोनेंट्स है। ठीक है, उसमें एक कंपोनेंट हमारा इथेनॉल है हर जगह, दूसरा कंपोनेंट एक जगह वाटर है, एक जगह हमारा क्लोरोफॉर्म है और एक जगह है बेंजीन। अब ए एंड बी का कुछ पर्टिकुलरली फिक्स कंपोजिशन होगा जिसपे वो एज़ोट्रोपिक मिक्सचर की तरह बिहेव करेगा। दीस आर सम एक्सपेरिमेंटल डेटा, आपको ये याद रखना पड़ेगा। यस, फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिस यू हैव टू रिमेंबर, बिकॉज कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसा भी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया जैसे कि इथेनॉल वाटर जो मिक्सचर है वो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप है या मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप है, इस तरीके से ऑप्शन दिए होंगे। जस्ट इतना याद भी हो कि हाँ बस ये दोनों किसके एग्जाम्पल है, तो भी आपका 4 नंबर मिल जाता है आपको। कई बार ये वैल्यू भी पूछी जाती है कितने कंपोजिशन पे होते हैं, बिकॉज ये सारे काफी नोन एग्जांपल्स है, इसलिए आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, सो देखो इथेनॉल इन वाटर अगर हम लोग देखें तो देखो दिस इज मास ऑफ बी, मतलब मास ऑफ इथेनॉल इन दिस कंपोनेंट्स, एक परसेंटेज उसका दिया हुआ है, तो 95.5% जो है अगर हमारा इथेनॉल हो बाकी वाटर हो, तो वो जो मिक्सचर होगा हमारा एज़ोट्रोपिक मिक्सचर होगा। कौन सा, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोपिक मिक्सचर होगा। समझ में आ गई बात। अब इधर अगर हम लोग देखें कंपोनेंट ए हमारा वाटर था, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 373 केल्विन, ये केल्विन के अंदर लिया है। ठीक है, एंड बी जो है इथेनॉल, उसका बॉइलिंग पॉइंट है 351.3। ठीक है,
अगर हम लोग एज़ोट्रोपिक मिक्सचर बनाए इस कॉम्पोजिशन के हिसाब से, तो जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा था नया एज़ोट्रोप का वो कितना आ रहा है, देखो 351.1 आ रहा था एक्सपेरिमेंटली। इफ यू कैन सी कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट है इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से देखो कम आ रहा है, इसलिए इसे मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप कहा गया है। क्या कहा गया है? मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। समझ में आ गई ये चीज? ये एग्जांपल की तरह याद रखना है। सिमिलरली इथेनॉल इन क्लोरोफॉर्म, भाई 67% इथेनॉल लेना होता है हमें यहाँ पे, एंड कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। जो रिजल्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा एज़ोट्रोपिक मिक्सचर का वो देखो कम आ रहा है, इसलिए ये भी क्या है? मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप का एग्जांपल है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल दिया हुआ है इथेनॉल इन बेंजीन। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल इन क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉल इन बेंजीन। ये तीनों एग्जांपल मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप के हैं। इनके कॉम्पोजिशंस एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट आप याद रख सकते हो। यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बताया है, डायग्राम बताया, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। अगर आप याद करो हम लोगों ने जो राउल्स लॉ के अंदर जो डायग्राम देखे थे वो वेपर प्रेशर के थे, ठीक है ना। उसमें हम लोग जो हमारे वर्टिकल एक्सिस थे उनमें क्या ले रहे थे हम लोग? वेपर प्रेशर्स ले रहे थे, एंड हमारे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने मोल फ्रैक्शन कंपोजिशन लिया था। यहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस में तो कंपोजिशन ले रहे हैं, दैट इज राइट, लेकिन इस बार वर्टिकल एक्सिस में हम लोग टेम्परेचर ले रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट ले रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। सो टेम्परेचर दैट इज बॉइलिंग पॉइंट का डायग्राम है ये फॉर इथेनॉल वाटर मिक्सचर। इधर अगर आप ध्यान से देखो, आपको ग्राफ किस तरीके से दिखेगा। अगर प्योर हमारे पास में इथेनॉल होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 351.3 होता है, दिस इज द प्योर कंपोनेंट्स बॉइलिंग पॉइंट। अगर प्योर वाटर हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 373। लेकिन जो एज़ोट्रोपिक मिक्सचर बनता है, हमें पता है ना उस मिक्सचर उस पॉइंट पे क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मिनिमम होता है। एज़ोट्रोपिक मिनिमम एज़ोट्रोपिक मिक्सचर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट देखो यहाँ पे ग्राफ पे हमें दिख भी रहा है। अब ये कॉम्पोजिशन जो है जिसपे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट अचीव हुआ है उस कॉम्पोजिशन को हम कहते हैं एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स कॉम्पोजिशन। एंड देखो यहाँ पे 351.1 पे, देखो 351.1 पे ये मिनिमम पॉइंट हमें मिलता है, ठीक है। ये ग्राफिकल डिटेल्ड एनालिसिस अभी हमारे लिए इतने काम का नहीं है, लेकिन हाँ हमें ये ग्राफ देख के अभी के लिए इतना पता होना चाहिए कि यस ये ग्राफ किसका है? मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप का है। ये ग्राफ को बनाना कैसे है वो सारी चीजें जैसे मैं बता चुका हूँ, इंजीनियरिंग के अंदर आगे हायर स्टडीज के अंदर डिटेल में डिस्कस की जाती है, बट पर्टिकुलरली अभी के लिए हमें ग्राफ देख के पता होना चाहिए कि जैसे कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि ये ग्राफ पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है या नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ है। तो जनरली लोग क्या सोचते हैं? नेगेटिव डेविएशन लग रहा है। अरे ये नेगेटिव डेविएशन तो आपके बॉइलिंग पॉइंट में आया है ना। लेकिन अगर बात करें हम लोग वेपर प्रेशर की, बिकॉज जो पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन वर्ड है वो पर्टिकुलरली जनरली वर्ड किसके लिए किया जाता है? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ इन वेपर प्रेशर ग्राफ्स। समझ में आ रही है बात? अगर आपसे कोई पूछे कि ये किसका एग्जांपल है तो ये पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ सॉल्यूशन वो है ये ग्राफ। समझ में आ गई बात? इसमें बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम अचीव हुआ है, मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा अचीव हुआ होगा एज कंपेयर टू द आइडियल सॉल्यूशन। सो दिस इज द ग्राफ दैट यू मस्ट रिमेंबर। तुम बोलोगे सर ये डबल लाइंस किस तरीके से दी हुई है? ये डबल लाइन क्या है बेटा? देखो ये भी एक चीज समझ जाते हैं, बाकी सभी कॉम्पोजिशन अदर देन एज़ोट्रोपिक मिक्सचर की बात करूं, अदर देन एज़ोट्रोपिक कॉम्पोजिशन, बाकी सभी कॉम्पोजिशन पे देखो लिक्विड फेस एंड वेपर फेस दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट हैं। एट मान लो पर्टिकुलरली दिस कॉम्पोजिशन अगर मैं बात करूं, इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे ये लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये वेपर का बॉइलिंग पॉइंट होगा, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स आ रहे हैं। लेकिन एट एज़ोट्रोपिक मिक्सचर दिस पॉइंट देखो वेपर एंड लिक्विड दोनों एक ही बॉइलिंग पॉइंट शो कर रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है एज़ोट्रोपिक मिक्सचर की, जो हमने वहां पे स्टार्टिंग में लिखी भी थी। दे आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर मतलब दोनों जो वेपर फेस और लिक्विड फेस दोनों के अंदर क्या होता है? उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, आ रही है बात समझ में? सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट very simple things that you have to remember regarding this topic. So ये हो गया हमारा मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप के बारे में पूरी जानकारी। अभी हम लोग सेम इसी तरीके से मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप के लिए भी क्या कर लेते हैं? डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें वापस से वही दो कंपोनेंट्स लिए ए एंड बी, वाटर एंड HCl, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एंड मिथाइल एसीटेट। दीज आर द एग्जांपल्स, ठीक है ना। एंड यहाँ पे हम लोग परसेंटेजेस देखें तो 20.20, 20 एंड 23 परसेंटेजेस इस तरीके से पर मास परसेंटेज है ये कंपोनेंट बी का इन द एज़ोट्रोप। बॉइलिंग पॉइंट्स देखें, यहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई है, ये सारी की सारी फैक्ट बेस्ड वैल्यूज है एंड ये एज़ोट्रोपिक मिक्सचर की वैल्यूज है। यहाँ पे खास चीज अगर आप देखोगे तो जो एज़ोट्रोपिक मिक्सचर की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा आ रहा है। बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से देखो यहाँ पे ज्यादा आ रहा है। एज़ोट्रोप का बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। ये हमारे लिए नोट करने लायक यहाँ पे चीज है।
वापस से वही तरीके से ग्राफिकली अगर हम लोग देखें तो इस बार ग्राफ अगर देखो आप, देखो टेम्परेचर बढ़ा हुआ आएगा, समझ में आ गई बात, मतलब वेपर प्रेशर क्या आया होगा, लेस, मतलब ये नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ का केस का पार्ट आ गया, समझ में आ गई बात। यहाँ पे टेम्परेचर देखो 383 जो आ रहा है एज़ोट्रोप का, और एज़ोट्रोप पे बाद जैसे मैंने बताया था आपको, लिक्विड एंड वेपर फेज का दोनों का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट सेम फिक्स वैल्यू है, कॉम्पोजिशन क्या है, दोनों का दोनों सेम है, they are having same composition and same boiling point, constant boiling point। एंड यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा HCl का, ये हो गया वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, तो जो रेजियोट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आ रहा है, एंड ये कॉम्पोजिशन को हम क्या कहेंगे, वी विल से दैट दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ योर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ HCl एंड वाटर। क्लियर हो गई ये चीज। ग्राफ का आइडेंटिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें जो आपको इस ग्राफ से पता चलती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लियर, ये फैक्ट बेस्ड वैल्यूज प्लीज याद रखना। देखो जो याद नहीं रखनी होती चीजें मैं बता देता हूँ कि उसे याद करने की जरूरत नहीं है, बट एंड ये सब पर्टिकुलरली जो मैं बोल रहा हूँ ना कि याद रखना है, तो उसे पर्टिकुलरली इतना अच्छे से याद कर लेना, नोट्स में लिख लेना कि एग्जाम में पूछा जाए तो 4 नंबर अपने फ्री के मिल जाने चाहिए। क्लियर है। सो दीज वेर एवरीथिंग रिलेटेड टू एजियोट्रोप टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, अब अगले लेक्चर में हम लोग जो भी पेंडिंग फैक्ट बेस्ड चीजें हैं और भी इस चैप्टर के अंदर वो डिस्कस करके इस चैप्टर को मेरी तरफ से वाइंड अप करूंगा मैं। आपकी तरफ से भी ये वाइंड अप नहीं हुआ है, बिकॉज प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने एक असाइनमेंट दिया था, वो असाइनमेंट अभी तक पूरी तरीके से किसी का भी सॉल्व नहीं हुआ है। आई वांट कि आप पहले वो असाइनमेंट पूरा तरीके से सॉल्व करो, देन जो रेफरेंस बुक्स मैंने बताई है उसे अच्छे से सॉल्व करो, एंड देन क्या करें, हम इस चैप्टर को आपकी तरफ से भी क्या कर दे, डिक्लेयर कर दे दैट वी हैव फिनिश्ड दिस थिंग। और आपके जो भी डाउट्स हो यू कैन सेंड मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर दैट हैज ऑलरेडी बीन गिवन टू यू, देन ओनली वी विल फर्दर मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन व्हाट वी विल डू इज, आप जो भी डाउट्स भेजेंगे मुझे, ठीक है, अपने जो भी मैंने असाइनमेंट्स भेजे हैं उसके अंदर से, उसके क्यूमुलेटिव मैं इकट्ठे करके जो भी कॉमन डाउट्स होंगे वो मेरे कमिंग वीडियोस के अंदर मैं डिस्कस करूंगा एज क्वेश्चंस। बट फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज कंप्लीटली सभी असाइनमेंट्स आपके सॉल्व हो जाने चाहिए अभी तक के, एंड ये चैप्टर आपकी तरफ से भी क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आई होप you have understood this chapter thoroughly, conceptually. Now you are very sound, and please complete the assignments, then only we can further move on. Thank you so much and keep working hard.